उसके बाद हम बताएंगे, हम पूरा प्रोसीजर के साथ बताएंगे सॉल्यूशन। अच्छा, जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे वो सब क्लियर है ना, या थ्योरी वगैरह में कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है ना? कोई एक खाना बोलो सब। क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ बोर्ड पे? और कोई प्रीवियस प्रीवियस क्लास का कोई वीडियो देखा, कोई दिक्कत था उसमें? अगर दिक्कत होगा तो उसको लास्ट में बोल देना, उसको लास्ट में बता देंगे। बाकी क्वेश्चन क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से? हम एक बार पढ़ दे रहे क्वेश्चन को, 2 मिनट का टाइम मिलेगा सॉल्व करना, नहीं तो उसके बाद हम बताएंगे। The gaseous decomposition of ozone obey the rate law expression R equals to minus d by dt of concentration of ozone equals to K into concentration of O3 to the power A upon concentration of O2 to the power B. Find A upon B if the following mechanism is consistent with the above rate law. ओजोन डिकम्पोज कर रहा है O2 प्लस O में, और O प्लस O3 डिकम्पोज कर रहा है 2 टाइम्स O2 में। ये स्लो रिएक्शन है, ये फास्ट है। तो इसका बाकी अब क्वेश्चन तुम लोग को समझना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो सब हम जब हम बनाएंगे तब बताएंगे। ट्राई करो बनाने के। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है पहले? कोई किया है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व पहले? हाँ ना, बोलो जी। कोई नहीं किया है वो भी बोल दो। किए होंगे, ठीक है, ट्राई करो, नहीं बनेगा तो बताते हैं। सही है। अच्छा, बनाओ तुम लोग कब तक। अच्छा, किसको पता है इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करते हैं? नेम ऑफ मेथड? नेम ऑफ मेथड पता है किसी को? नेम ऑफ मेथड नहीं पता? चलो, नेम ऑफ मेथड हम बता दे रहे हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे, उसको सॉल्व करना है। 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम दिया हुआ है, सॉल्व कर लो उसे। अच्छा, जो बच्चे कल क्लास कर रहे थे, कल नहीं मतलब प्रीवियस क्लास कर रहे थे, वो लोग ट्राई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? अच्छा, वो लोग है भी कि नहीं ये नहीं पता। चलो ठीक है जी, 2 मिनट खत्म हुआ, अब हम बताते हैं, ठीक है? कुछ दिख नहीं रहा। क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है सही से, या और बड़ा बड़ा लिखेंगे अब? चलो हम सॉल्यूशन बताते हैं, उसके बाद तुम लोग खुद ही देखना। देखो, मेथड का नाम है आरडीएस मेथड। हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? अभी आ रही है आवाज? अच्छा, अब आवाज आ रही है? हाँ, तो मेथड का नाम है आरडीएस मेथड, ठीक है? 2 है, हाँ, आंसर 2 है। तो वही होगी, रितिका बनाई होगी ना क्वेश्चन।
तो चलो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले तो आरडीएस मेथड में क्या होता है उस चीज को जानते हैं। एक तुम लोग पढ़े हुए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या होता है, यही चीज जो है यहाँ पर लिखा हुआ, इसी को रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप का होता है, एक होता है डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये वाला डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएशन है इसमें, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन है। जैसे तुम लोग एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़े हो, ln a नॉट बाई ए इक्वल्स टू kt, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है। वही इसका डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था, da बाई dt इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। इक्वल्स टू नहीं रहता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए इसको के लिख देते हैं। तो ये था इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये था डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन। बात आ रहा है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कौन कौन सा क्वांटिटीज हो सकता है। अगर हम एक रिएक्शन की बात करें, ए गोज टू बी, ये रिएक्टेंट है मेरा, ये प्रोडक्ट है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों रह सकता है, कैटलिस्ट भी रह सकता है। अगर कोई कैटलिस्ट यहाँ पर जैसे कि एजी एयू कुछ भी यूज किए होंगे हम, वो भी रह सकता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या नहीं रह सकता है, तो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, जो किसी रिएक्शन के एक प्रोसीजर में, एक स्टेप में बना और दूसरे स्टेप में डिकम्पोज हो गया, वो रिएक्टेंट है, सॉरी वो इंटरमीडिएट है। जैसे इस केस में देखो, ऑक्सीजन, ये मतलब सिंगल ऑक्सीजन, सिंगल एटम, ओजोन से डिकम्पोज किया, O2 और ऑक्सीजन बना, मोनो ऑक्सीजन, और मोनो ऑक्सीजन प्लस ओजोन मिला तो 2 टाइम्स ऑक्सीजन मिला। इस दोनों को रिएक्शंस को अगर ऐड कर दें तो जो ऑक्सीजन है वो कैंसल आउट हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स O3 गोज टू 3 टाइम्स O2 मिलेगा। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जो इंटरमीडिएट ऑक्सीजन था वो नहीं है, यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन में मेरा ऑक्सीजन नहीं रहेगा। हमको इसी चीज का यूज करना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। अच्छा, ज्यादा तेज नहीं बोल रहे ना? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ज्यादा तेज नहीं बोल रहे ना? अच्छा चलो बनाते हैं अब, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले क्या करना है, दो चीज जानना जरूरी है। पहला वही कि इंटरमीडिएट रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं रहता, और दूसरा रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। आरडीएस मेथड इसलिए नाम है इसका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइन करता है। इसके लिए अगर थ्योरी क्लासेस गए होंगे तो उस टाइम काफी लोग कार का एग्जांपल देता है कि इतना 100 चक्का है लेकिन 50 ही इंजन है, 50 इंजन है 100 चक्का है, तो गाड़ी 25 ही बनेगा, क्योंकि 4 चक्का लगेगा एक गाड़ी को बनाने में। तो सबसे जो स्लो स्टेप है वही रेट डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो अब बनाते हैं इसको। तो रेट डिटरमाइन जब ये करेगा तो रेट इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों का ही डिपेंड करेगा। रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3, ये होगा ना। कुछ कांस्टेंट इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3, यही होगा, सिंपल। रेट जो डिपेंड करता है वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, ये 2 टाइम्स O2 वाला पे डिपेंड नहीं करेगा, जो रिएक्टेंट साइड में उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में मेरा ऑक्सीजन नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट है, तो हमको ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। अब तुम लोग एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बारे में पढ़े होंगे, ये वही Kc है, K इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम का वैल्यू किसके इक्वल होता है, इस केस में कैसे लिखेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ O3, इसी तरीके से लिखेंगे ना K इक्विलिब्रियम का वैल्यू। तो यहां से कंसेंट्रेशन ऑफ O की वैल्यू निकल जाएगी, कंसेंट्रेशन ऑफ O इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ O3 इंटू K इक्विलिब्रियम अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ O2। यहां से कंसेंट्रेशन ऑफ O3 की वैल्यू निकली, तो अब रेट की वैल्यू लिख देते हैं, क्या होगा, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O। कंसेंट्रेशन ऑफ O की जगह पर लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ O3 इंटू K इक्विलिब्रियम अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3। ये स्टेप क्लियर है। बस यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन ऑफ O का वैल्यू था वो यहाँ पुट कर दिए। क्या होगा, K इंटू K इक्विलिब्रियम, कुछ कांस्टेंट, अच्छा ये K1 था, कुछ कांस्टेंट K बन जाएगा इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3 का पावर 2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ O2। जब इन दोनों को मैच करोगे तो A की वैल्यू 2 आएगी
और बी की वैल्यू 1 आएगी, तो ए बाई बी का वैल्यू 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, प्रोसीजर समझ में आया कि बनाना कैसे है। स्लो जो स्लो स्टेप है उससे हम रेट डिफाइन किए कैसे आया, फिर के इक्विलिब्रियम का यूज किए और इंटरमीडिएट को हटाए यहाँ से। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे उसमें थोड़ा ज्यादा टफ रहेगा, उस क्वेश्चन को बनाना तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले बता दो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ, नोट करना है इसको। अच्छा, क्वेश्चन को नोट करना है क्या? तो 2 मिनट लो, नोट करो। और बाकी और किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो, इस क्वेश्चन में दो ही चीज जानना था। पहला, रेट जो होगा वो स्लो स्टेप डिटरमाइन करेगा, और दूसरा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं रहता है। ठीक है, बस बाकी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान था। और बाकी कितने लोगों से बन गया था, किससे किससे बन गया था, नाम बताओ तो। एक तो मतलब वही रितिका से बना, और एक कौन? भाई नाम क्लियर नहीं आ रहा, आवाज तेरा फिर से बोलो एक बार। अनिकेत। अच्छा चलो, 2 लोगों से बना, तो उम्मीद करते हैं बाकी क्वेश्चंस भी तुम दोनों से कम बन जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो उसको ट्राई करना है अच्छे से। तो क्वेश्चन हो गया कि ठीक। अच्छा, क्वेश्चन दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था? मैं और बड़ा बड़ा लिखूं? बड़ा बड़ा लिख नहीं सकते क्वेश्चन, इसके बाद वाला थोड़ा बड़ा है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो जो लोग अब तो छाप ही लिए होंगे सब लोग सॉल्यूशन की। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते रहे, उसके बाद इस क्वेश्चन के लिए 3 मिनट का टाइम काफी है, तो 3 मिनट देते हैं, उसके बाद बनाना है, उतना में बना लेना है इसको। Reduce the rate law expression for decomposition of N2O5. 2 times N2O5 gaseous goes to 4 times NO2 gaseous plus O2 gaseous. On the basis of following mechanism. Mechanism दिया हुआ है यहाँ पर। N2O5 gaseous, N2O5 goes to NO2 plus NO3, NO2 plus NO3 goes to N2O5, NO2 plus NO3 goes to NO2 plus O2 plus NO, NO plus N2O5 goes to NO2 plus NO2 plus NO2। इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू के, इसका के डैश, के बी, के सी। अब इसमें स्लो स्टेप भी होगा, स्लो स्टेप हम बता देते हैं। स्लो स्टेप कौन सा था? इसका स्लो स्टेप था, ये स्टेप स्लो है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है। बनाओ 3 मिनट में। फाइंड क्या करना है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 जो होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब ये निकालना है, रेट इक्वल्स टू माइनस के इंटू माइनस ऑफ डी बाई डी टी N2O5, ये निकालना है। यहाँ के हम दिए हैं, कुछ होगा यहाँ पर, कोई वैल्यू आएगा, तो ये फाइंड करना है। समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ लिखा हुआ है रेट इक्वल्स टू के इंटू माइनस डी बाई डी टी N2O5, ये चीज फाइंड करना है तुम लोग को। तो ट्राई करो, जो इक्वेशंस दिया हुआ है उन्हीं में कुछ मैनिपुलेशन करना है, मैनिपुलेशन नहीं करना है, मतलब उसी से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिख के करना है। बनाओ बनाओ।
अच्छा, कोई ट्राई कर रहा है, मतलब किसी को समझ में आ रहा है कैसे प्रोसीड करना है? रितिका और अनिकेत, टाइम तो कंप्लीट हो गया, और किसी को 1 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए क्या? 1 मिनट एक्स्ट्रा दे या फिर हम बनाना स्टार्ट करें? बनाए, चलो बनाते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही बनेगा, देखते हैं क्या करते हैं। देखो सबसे पहले दिया हुआ है जो इंटरमीडिएट है इस केस में वो NO और NO3 है। नहीं भी लिखता ये लाइन तो भी तुमको समझ जाना था कि इंटरमीडिएट NO और NO3 है। क्यों? क्योंकि मेन रिएक्शन तुम्हारा ये है, फाइनल रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट ये दोनों प्रोडक्ट, बाकी जो भी इन रिएक्शंस में आया वो ऑब्वियस सी बात है इंटरमीडिएट होगा। तो अब हमको रेट का एक्सप्रेशन लिखना है। हम देखते हैं कि भाई हम इसको इग्नोर कर देते हैं, देखते हैं पहले डायरेक्ट हम रेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि नहीं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही वाला होगा, तो क्या होगा, रेट इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी N2O5 कुछ कांस्टेंट इंटू माइनस के इंटू डी बाई डी टी N2O5 इंटू क्या होगा यहाँ पर। अच्छा डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसको ना, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट है उसमें NO3 आ रहा है, इंटरमीडिएट है वो, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अब हमको क्या करना होगा, पहले हमको डी बाई डी टी NO निकालना होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ NO। एक पहला इंटरमीडिएट का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, तो कैसे लिखेंगे उसको, पहले देखेंगे कि NO है कहाँ कहाँ पर। इस रिएक्शन में NO है और इस रिएक्शन में NO है, तो इन दोनों रिएक्शंस का हमको लिखना होगा। डी बाई डी टी अगर NO लिखेंगे, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है तो यानी ये पॉजिटिव होगा, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है यानी ये नेगेटिव होगा। और जब भी रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमेशा रिएक्टेंट के टर्म को ही इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं कि NO यहाँ पर है तो K इंटू NO2 इंटू O2 इंटू NO होगा, वो नहीं, रिएक्टेंट वाला ही टर्म लिखा था, ये पिछले क्लास में भी बताए थे। तो यानी KB इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 लिखाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला जो पॉजिटिव था, क्योंकि उस टाइम NO बन रहा था। अब नेगेटिव में क्या आएगा, उधर वाला Kc इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। ये लाइन समझ में आया कैसे डी बाई डी टी NO लिखे? ये लाइन में डाउट नहीं है ना? देखो पहले देखे NO कहाँ कहाँ पर है, इस KB वाले रिएक्शन में था और KC वाले रिएक्शन में था। उसके बाद देख रहे कि इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट है, जिसमें प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, जिसमें रिएक्टेंट है उसमें वैल्यू नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ बन रहा है और रिएक्टेंट वाले में वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, दूसरा बात, जब भी लिखेंगे तो रिएक्शन में ये नहीं देखेंगे कि NO प्रोडक्ट साइड में था तो प्रोडक्ट वाले का मल्टीपल्स होगा, नहीं, जब भी लिखते हैं हमेशा रिएक्टेंट वाले साइड का ही लिखते हैं। यानी KB इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ, यानी रेट लॉस जब भी लिखते हैं तब वो रिएक्टेंट वाले साइड का ही होता है। KB इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस KC इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5, इसको हम इक्वेशन 1 बोल दिए। सिमिलरली हम डी बाई डी टी NO3 भी लिखेंगे। देखो यहाँ पर पहले हम क्या देखेंगे कि NO3 कहाँ कहाँ पर है। NO3 इस रिएक्शन में है, पहले वाले में, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है, चौथे में नहीं है, तो तीनों का लिखेंगे। इस केस में ये ये प्रोडक्ट है यानी ये पॉजिटिव आएगा, इस केस में रिएक्टेंट है नेगेटिव आएगा, इस केस में रिएक्टेंट है नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या लिखा आएगा, Ka इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 माइनस Ka डैश इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस Kb इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3। ये जो हुआ सेकेंड इक्वेशन हुआ। ठीक है, हमको एक्चुअली निकालना क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ NO इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटी। और कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज। ये नोन क्वांटिटीज है क्या क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यही दोनों नोन क्वांटिटीज है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कैसे, जब
ये पूरा स्टेट इक्विलिब्रियम में होता है तो सारा रेट फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन सब जीरो हो जाता है। तो यानी इस टर्म को भी हम जीरो के इक्वेट कर सकते हैं, इस टर्म को भी जीरो के इक्वेट कर सकते हैं। अभी हम पहले सेकंड वाले को जीरो के इक्वल कर रहे हैं, तो वहां से क्या आ रहा है, ये पूरा इधर आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 को हम अलग कर दिए इनटू, तो कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू Ka डैश प्लस Kb इक्वल्स टू Ka इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। ये आएगा इसको जीरो से इक्वेट करने पे। यहां से कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 तुमको मिल गया, कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 इक्वल्स टू Ka अपॉन Ka डैश प्लस Kb इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ NO2। यहाँ ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यानी ये नोन क्वांटिटी हमको मिल गया नोन वेरिएबल्स के टर्म में। तो कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 तुमको मिला। सिमिलर तरीके से कंसेंट्रेशन ऑफ NO भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये इधर आएगा, तो Kc इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 इक्वल्स टू Kb इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 या N2O5 तक। ठीक है, यहां से कंसेंट्रेशन ऑफ NO क्या मिला, Kb अपॉन Kc इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। अब यहां से क्या करना है, इस कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 को रिप्लेस करना है इस वैल्यू से। क्यों, क्योंकि कंसेंट्रेशन ये NO3 जो है वो इंटरमीडिएट है, वो इसमें नहीं रह सकता। जब रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा, यहां लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है, Kb अपॉन Kc इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 इंटू K अपॉन Ka डैश प्लस Kb इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ NO2। देखो ये सब कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहां से आ गया Kb, यानी ये पूरा कोई एक कांस्टेंट आ गया ना, समथिंग कांस्टेंट इंटू समथिंग कांस्टेंट, तो हम इसको K1 लिख दिए। ठीक है, ये चीज समझ में आया, कैसे कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 निकाले और कंसेंट्रेशन ऑफ NO निकाले, ये चीज समझ में आया। हाँ ना, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अरे कोई और किसी को दिक्कत है तो बता दो। देखो सिर्फ रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे कंसेंट्रेशन ऑफ NO और कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 के लिए, उसके बाद बस जीरो से इक्वेट किए हैं और कुछ नहीं किए इस क्वेश्चन में। तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें, किसी को नोट वोट करना है तो कर लो, क्योंकि इसके बाद भी क्वेश्चन एक बार और जाएगा। हाँ पूछो, जीरो से क्यों इक्वेट किए, क्योंकि देखो जब 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 ये पूरा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, तो हर क्वांटिटी जीरो के इक्वल हो जाता है। मतलब ना कुछ बन रहा होता है, मतलब बन भी रहा होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज इक्वल नहीं होता है। मतलब एक मोल अगर ये है और यहाँ पर 2 मोल है, तो इसका कुछ पार्ट इधर जा रहा होता है, लेकिन सेम पार्ट इसके इक्विवेलेंट इधर आ जाता है। यानी जो इसका कंसेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम के टाइम पर चेंज नहीं होता है। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब अगर वो 100 पार्टिकल्स था तो ऐसा हो सकता है कि पहले 100 पार्टिकल्स था, इस 100 पार्टिकल्स में कुछ का नाम A1 to A50 था और कुछ का नाम B1 to B50 था। ठीक है, मान सकते हैं कि A23 चल गया होगा, प्रोडक्ट साइड में गया होगा, तो उसके इक्विवेलेंट जो प्रोडक्ट साइड से भी कुछ पार्टिकल्स इधर में आया होगा, टोटल क्वांटिटी जो उसका रहा होगा वो 100 ही रहा होगा। यानी इक्विलिब्रियम के टाइम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या जिसको कंसेंट्रेशन के तरीके से कह सकते हैं वो चेंज नहीं हुआ होगा। तो इक्विलिब्रियम के टाइम में जब कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जीरो ही होता है ना, इसलिए उसको जीरो से इक्वेट कर दिया। ये चीज समझ में आ गया। और बाकी कोई दिक्कत इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें छापना उठना है तो छाप लो जी, इसके बाद दूसरा स्टेप में जाएंगे। छापना है क्या, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया ना, सही है।
चलो डिलीट मतलब हटा देते हैं। आपको ये बताओ तो जी कितना आया था कंसेंट्रेशन ऑफ NO3? कंसेंट्रेशन ऑफ NO तो कांस्टेंट आया था, कुछ K1 ले लिए थे, और कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 कितना आया था? कितना आया था जी? देखना पड़ेगा अभी को। K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन कुछ आया था K डैश प्लस KB इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 ना, है ना, ये ना। चलो तो ये दोनों आ गया। अब हमको क्या करना है, स्लो स्टेप दिया हुआ ये है, तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। पहले अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का बात करें इससे ऊपर वाले रिएक्शन से, तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन, या अगर हम सिंपली बात करें क्या आता है, 1/2 इंटू -1/2 इंटू d/dt ऑफ N2O5 इक्वल्स टू d/dt 1/4 टाइम्स d/dt ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इक्वल्स टू 1/1 इंटू d/dt ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ O2। रेट एक्सप्रेशन यही चीज करते हैं ना, जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है और जो रिएक्टेंट साइड होता है उसमें एक नेगेटिव साइन होता है। ये चीज लिखते हैं ना, लिखते हैं ना जी। तो मतलब यही रेट के इक्वल होगा, ये जितने क्वांटिटीज है सब रेट के इक्वल है। तो यानी जो हम लिखे थे कि हमको अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का लिखना है, तो वो था क्या, यही क्वांटिटी था ना। यानी रेट अगर हमको लिखना है तो उसको -½ टाइम्स d/dt ऑफ N2O5 लिखना है। ये -½ तो कांस्टेंट है, तो हमको निकालना एक्चुअल में क्या है, d/dt ऑफ N2O5। ये चीज समझ में आया? बोलो बोलो जी, है ना। अच्छा रुको, हम स्लो स्टेप गलत दिए हुए थे, स्लो स्टेप कुछ और है। कौन सा था स्लो स्टेप? स्लो स्टेप सेकंड वाला था, हम फर्स्ट वाला दे दिए थे। ये था स्लो स्टेप, ठीक है, स्लो स्टेप सेकंड वाला था। तो मतलब हमको निकालना क्या है, यही क्वांटिटी निकालना है। और जब हमको रेट लॉ निकालना होता है तो हम स्लो स्टेप की तरफ जाते हैं, RDS के कारण, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। तो क्या होगा, माइनस ऑफ d/dt ऑफ N2O5 क्या निकल रहा है मेरे पास, K कुछ कांस्टेंट कितना है, K डैश इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3, यही होगा, होगा ना। हम स्लो स्टेप को ही देखेंगे ना हमेशा, ठीक है। ये चीज समझ में आया? वो हम क्वेश्चन में गलती से स्लो स्टेप ऊपर वाला दे दिए, स्लो स्टेप सेकंड स्टेप तक, ठीक है। अरे हाँ ना बोल जी। तो अब हमको करना क्या है, बस NO3 को हटाना है यहाँ से, है ना। NO3 को हटाते हैं तो कुछ K डैश इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कितना आ रहा है, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन K डैश प्लस KB इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2। ये आया, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या, Ka डैश इंटू K अपॉन K डैश प्लस KB इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। ये आ गया तुम्हारे पास -d/dt कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। अब बस यहाँ पे माइनस, इसको -1/2 करना था तो यहाँ पे भी 1/2 दे दे। चलो क्लियर हो गया होगा, ये यही रेट के इक्वल है, यही एक्सप्रेशन ये मांग रहा है, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? देखो काम बस इतना सा था कि कंसेंट्रेशन ऑफ NO इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज निकालना था, कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज निकालना था। निकाल लिए, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बोलो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोलो जी। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। छोड़ो मत पूछो, बढ़ रहे हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला बना लेना, ये वाला क्वेश्चन आसान है, ठीक है। और क्या पता आज तक मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है तो इस बार पूछ सकता है, इस टाइप का दिया हुआ है 2a गोज टू 3b, क्या पैरेलल ऑर्डर, ठीक है बनाओ इसको। देखो पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, 2a गोज टू 3b है, k1 कांस्टेंट के साथ, और 2a गोज टू 5c है, k2 कांस्टेंट के साथ। इस पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन में दिया हुआ है कि इनिशियली मेरे पास 2 मोल a का था, T3/4 के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा ये बताना है। सॉल्व करो, k1/k2 का रेशियो 1/2 दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 1.5 मिनट काफी है, फिर भी 2 मिनट लो। किसको समझ में आ रहा है कैसे बनाना है क्वेश्चन को? देखो इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से बनाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब केमिस्ट्री नहीं है इसमें, या फिर बहुत ज्यादा पढ़ाने का जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। कोई ट्राई किया क्वेश्चन? समझ में आ रहा है बनाना कैसे, प्रोसीड कैसे कर रहा है ये बताओ। हाँ, इस क्वेश्चन में रेट नहीं लिखना है। हाँ, आंसर बता रही हो क्या? बनाओ बनाओ, आधा मिनट और है। स्टार्ट कैसे करें नहीं समझ में आ रहा ना, चलो बताते हैं। देखो इस क्वेश्चन में तुम लोग को लगेगा कि भाई 2 मिनट, चलो हाँ बनाओ बनाओ। टाइम ज्यादा लग रहा है जी, क्वेश्चन आसान सा है। हाँ
नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगा या तो। 3.75 टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, देखो हम बनाते हैं। हमको लग रहा है मतलब प्रोसीजर सही होगा, बस कैलकुलेशन में या फिर हल्का सा इधर उधर हुआ होगा। K1/K2 लिखी होगी, K1/K1 प्लस K2 की जगह। चलो देखते हैं। अच्छा, फिजिक्स वाला वो याद है, पैरेलल मतलब करंट कैसे डिवाइड होता था या फिर वोल्टेज कैसे डिवाइड होता था वाला? तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से डिवाइड होता था ना, K1/K1 प्लस K2 और K2/K2 K1 प्लस K2। तो इसी चीज को यूज करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। बस। अभी क्या है, 2A गोज टू 3B और 5P है, ये K1 है, ये K2 है। हमको क्या करना है, पहले तो फाइंड करना है कि A का कितना मोल बचा हुआ है। 3/4 खत्म हो गया, पहले 2 मोल्स था, इसका 75% खत्म हो गया, तो 3/4 इंटू 2 मोल्स खत्म हो गया, बचा कितना 1/2। यानी ये स्पेंड कितना मोल्स किया, 3/2 मोल्स ये स्पेंड किया। ठीक है, अब जरा देखते हैं, ये 3/2 जो स्पेंड किया उसका एक पार्ट इस 3B के पास गया होगा और उसका ही सेकेंड पार्ट इसके पास गया होगा। अब वो पार्ट कितने के इक्वल होगा वो कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर हम B के लिए लिखे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B किसके इक्वल होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कुछ 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, उसका कुछ पार्ट है ना। अब वो किसके इक्वल होगा? पहले तो वही जो पैरेलल रिएक्शन जो मतलब पैरेलल क्या बोलते हैं करंट और वोल्टेज फ्लो जो होता है उसी तरीके से जो लिखाता है, K1/K1 प्लस K2 होगा। अपने कह सकते हो कि अगर रेट कांस्टेंट ज्यादा है तो ज्यादा B बनेगा, रेट कांस्टेंट कम है तो कम C बनेगा। तो अगर रेट K1 का वैल्यू ज्यादा कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है NB का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो यही वाला मेरा फॉलो कर रहा है रूल को, K1/K1 प्लस K2। अब मल्टीप्लाई किससे करना सर? ये वाली चीज समझ में आया जी, K1/K1 प्लस K2 की है। क्योंकि इसका डेरिवेशन हम नहीं बता सकते, बस यही फिजिक्स वाला से याद कर लो कि जैसे फिजिक्स वाला में होता था K1/K1 प्लस K2 होता था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा? तो जैसे तुम लोग रेट लो एक्सप्रेशन में पढ़े थे 2A गोज टू 3B, उसमें रेट लो एक्सप्रेशन क्या लिखा था? -1/2 टाइम्स dA/dt इक्वल्स टू 3 टाइम्स dB/dt, ये लिखा था ना। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी 1/3 टाइम्स, ये क्या होता था, ये 2 फिर वहां जाएगा, -dA/dt इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स dB/dt, ये लिखा था। तो इसका मतलब हो क्या रहा है? एक्चुअली कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? नहीं यही ठीक है। यहाँ पर आएगा क्या, अगर 1 मोल इसका स्पेंड हो रहा है और उससे ये कितना मोल ये बनेगा, ये वाले कंसेप्ट को भूलो अभी, वो रेट के लिए था। अगर 1 मोल इसका स्पेंड हो रहा है और मान रहे पूरा ये बन रहा है तो कितना मोल बी बन जाएगा? 2 मोल इसका स्पेंड होगा तो 3 मोल ये बनेगा, है ना। तो अगर इसका 3/2 मोल स्पेंड हो रहा है तो इसका कितना बनेगा, 3/2 इंटू 3 मोल्स, ऐसा ही ना, बोलो जी। 3/2 इंटू 3/2, ये चीज समझ में आया? सिंपल वो है, क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी मेथड है। देखो 2A गोज टू 3B, इसको एक अलग रिएक्शन अभी हम मान लिए, इसका अगर 1 मोल, इसका 2 मोल स्पेंड होगा तो इसका 3 मोल बनेगा, इसका 1 मोल स्पेंड होगा तो इसका 3/2 मोल्स बनेगा, तो इसका 3/2 मोल्स स्पेंड होगा तो इसका 3/2 इंटू 3/2 मोल्स बनेगा। एक 3/2 हम लोग यूज कर चुके हैं तो दूसरा 3/2 यूज कर लिए। ये चीज समझ में आया? सिंपल यूनिटरी कंसेप्ट था, यूनिटरी मेथड वाला। 2 मोल से 3 मोल बन रहा था, 1 मोल से 3/2 मोल बना, 3/2 मोल से 3/2 इंटू 3/2 मोल्स बनेगा। चीज क्लियर हुआ? हाँ ना बोल पे? तो वहां से इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 0.75 आएगा, 0.75 ही आ रहा है ना, हाँ 0.75 आएगा ये। ठीक है, अब K1/K1 प्लस K2 कैसे निकाले? कंपोनेंट डिविडेंड मेथड याद है?
K1/K2 अगर 1/2 है तो K1 प्लस K2 होगा 1/1 प्लस 2, या सिंपली ले लो ना जी, K1 का वैल्यू 1 ले लो और K2 का वैल्यू 2 ले लो, ठीक है। तो K1/K2 क्या हो जाएगा 1/2, और K1/K1 प्लस K2 क्या होगा 1/1 प्लस 2, 1/3, है ना। तो बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, निकाल लेते हैं 3/2 इंटू 1/3 इंटू 3/2, 3/4 0.75। इसी तरीके से NC कैसे लिखेंगे, 3/2 वहां पर भी आएगा। अब सेम कंसेप्ट यहाँ पर 3B था, ये यहाँ पे 5C है, 2 मोल से 5 बन रहा था, 1 मोल से 5/2 बनेगा, 3/2 से कितना बनेगा 5/2 इंटू 3/2, तो 3/2 आ गया, 5/2 इंटू यहाँ K2/K1 प्लस K2 होगा, यानी कितना आया 3/2 इंटू 5/2 इंटू 2/3, K2/K1 प्लस K2, ठीक है। ये कैंसल 5/2 2.5 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 2.5 प्लस 0.75 प्लस 1/2, जो यहाँ पे बचा था, यानी 0.5 प्लस 0.75 प्लस 2.5, 3.75, ठीक है। एक n अवस्थी में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें रेशियो सेम है, बस यहाँ डिफरेंस किया है, यहाँ पर 2a गोज टू 2b और यहाँ पर 2c किया है। इसका जो आंसर आएगा वो 3.5 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी बना लेना, सेम तरीके से बनेगा। तो इस क्वेश्चन में और कोई डाउट है, किसी को समझ में आया है, मतलब समझ में आ गया ना कैसे बनाना है। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है मेंस में, या एडवांस में भी नहीं पूछा है, तो क्या पता पूछ दे, क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछना है हम लोग को, ठीक है। अच्छा चलो, कार्बन डेटिंग का एक क्वेश्चन आया मेरे पास, वो देखते हैं। जी ये में कोई डाउट नहीं है ना। देखो डाउट बस एक चीज में हो सकता है, वो K1/K1 प्लस K2 कैसे लिख दिए, डाउट है क्या उसमें किसी को। हेलो, हाँ ना बोलो जी कोई, तो उसमें डाउट है K1/K1 प्लस K2 कैसे लिखें। देखो वो डाउट हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिक्स का है जी वो, मतलब सीधे से कह सकते हो कि पैरेलल और सीरीज वाले कनेक्शन में कैसे तुम लोग डिफाइन किए थे, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो V=IR वाला कोई रिलेशन वगैरह लगाए थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, लेकिन अपने को उसका डेरिवेशन पढ़ना नहीं है, इसलिए डायरेक्ट याद रखोगे तो बेटर है कि K1/K1 प्लस K2 होगा, अगर K1 दिया हुआ है उसको डिफाइन, उसको मतलब बता नहीं सकते तुम लोग को कैसे होगा उसका। चलो ये क्वेश्चन देखो, हो बहुत ज्यादा जा रहा है। व्हाट मास ऑफ C14 विथ T हाफ, वो बेसिक क्वेश्चन है जी, ऐसा क्वेश्चन किया होगा तुम लोग कार्बन डेटिंग का, बस थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, विथ T हाफ 5703 ईयर्स, such activity चलो इसको बनाना है, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। व्हाट मास ऑफ C14 विथ T हाफ 5703 ईयर्स हैज एक्टिविटी इक्वल टू 1 क्यूरी। पहले 1 क्यूरी का वैल्यू याद है, 1 क्यूरी का वैल्यू याद है कितना होता है, हाँ यूनिट TPS होता है, ठीक है। तो मतलब वही चीज है, 1 क्यूरी इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10 यूनिट। तो बस अब तो बन जाना चाहिए क्वेश्चन, बनाना ट्राई करो।
अच्छा, इस चैप्टर के बाद थर्मोडायनेमिक्स बताएंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स के बाद इक्विलिब्रियम, और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो थोड़ा पहले से पढ़ के रखना। हाँ, 72, 0.22, हाँ ठीक है, सही है आंसर। 0.2243 ग्राम आएगा, इसका आंसर सही है। तो कैसे बनाए हो, देखो कैसे बनाना है। एक्टिविटी इक्वल्स टू लैम्डा एन, ये फॉर्मूला होता है। तुमको एक्टिविटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3.1 क्यूरिक इक्वल, यानी 3.7 इंटू 10⁻10, ये एक्टिविटी है। लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, ln2 बाई टी हाफ, टी हाफ दिया हुआ है 5703 ईयर्स, तो 5703 ईयर्स है, तो 365 डेज, 365 डेज में 24 आवर्स ईच डे में, ईच आवर में 60 मिनट और 60 सेकेंड, ठीक है। तो 5703 आवर ईयर्स को सेकंड्स में लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, n की वैल्यू आएगी। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेना है, हम निकाले हुए हैं n का वैल्यू, बता देते हैं। 9.65 इंटू 10⁻22, यहाँ से n की वैल्यू 21, हाँ सॉरी 21, 9.65 इंटू 10⁻21, ये आएगी n की वैल्यू। n आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, n डिवाइडेड बाय Na, यानी 9.65 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻20। नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो वेट कितना होगा, मतलब मास ऑफ C14 यूज्ड इक्वल्स टू, या मास ऑफ C14 इन सैंपल इक्वल्स टू कितना, बस मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है इस क्वांटिटी को, इंटू 9.65 इंटू 10⁻21 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ये 0.2243 ग्राम आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब एक्टिविटी रिलेटेड सारा क्वेश्चन बन जाएगा। किसका, हमको नहीं, वन, अच्छा 1 क्यूरी का यूनिट क्या है, इसका यूनिट है डीपीएस, यानी डिकम्पोजिशन पर सेकेंड। ये यूनिट जनरली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। कितने नंबर, उसमें नंबर ऑफ मोल्स पे बात नहीं करते, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बात करते हैं, तो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकंड डिकम्पोज कर रहा है, वही यूनिट है ये, ठीक है। अब ये अलग क्वेश्चन समझ में आया कैसे बना है ये पूरा, सीधा बस एक फॉर्मूला पे क्वेश्चन था, उसके बाद तो बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है। वैसे ये रितिका कौन है जी, मतलब ड्रॉप ईयर में है कि करंट ईयर का स्टूडेंट है, ड्रॉप है, तो अभी काफी क्वेश्चंस बन रहा है तुमसे, हो जाना चाहिए था तुम्हारा। सिर्फ केमिस्ट्री अच्छा है कि बाकी सब्जेक्ट भी अच्छा है, हाँ ये तो एवरेज नहीं लग रहा हमको, काफी अच्छा है, हमसे नहीं बनता था ये सब क्वेश्चन उसमें। तो चलो अच्छा है जो भी है, चलो ये भी सही है। वैसे ड्रॉप लिए हो तो कौन, कहाँ पे पढ़ते थे पहले, अच्छा। और क्वेश्चन क्या हो गया, आकाश में पढ़ते थे, अरे कोई मिस्टेक नहीं, आकाश का बहुत मजाक उड़ाए थे लेकिन हम लोग, मतलब कभी कभी देखे होगे फिजी से जो लड़के आते थे, चलो अभी थोड़ा लाइट गया तो बात ही कर लेते हैं। फिजी से जब लाइट, फिजी से लाइट बोल रहे हैं, फिजी से जब लड़के आते थे ऑटो में, तो काफी लोग चिल्ला चिल्ली करते थे।
अच्छा, जो मजा आता था, आकाश का चिढ़ाने में बहुत मजा आता था। बच्चे रोक के बोल देते थे कि बर्बाद हो गए हो। अच्छा चलो, एक अच्छा क्वेश्चन मिला है। लेकिन नहीं जी, आकाश भी सही था। मेडिकल के लिए तो एक वही है, और कहाँ पर है अभी? ये तो फिजी वगैरह में तो नहीं पढ़ा था। अच्छा चलो, मतलब पूरा दुश्मनी है उससे, हैं? चलो अच्छा। तो क्या नाम था जी? एक आकाश में मेरे कुछ दोस्त थे। एक बस सुरभि को जानते हैं हम। सुरभि सुमन को जानती हो? हाँ, वाह सही है। और भी कुछ लोग थे। कौन वाली? बीआईटी सिंदरिया। चलो मतलब सही है। और तो ज्यादा लोग को जानते ही नहीं है मुझको। देखो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें तुमको ऑप्शन देखकर टिक करना होगा कि सही है कौन सा होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, एडवांस टाइप में। ठीक। तो इस क्वेश्चन को बनाओ। देखो कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, इसे क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स ए गोज टू वाई बी। एक्स और वाई कॉन्स्टेंट्स है, मतलब पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है कुछ रियल नंबर। अब देखते हैं आप, log बेस 10 डी ए माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू log बेस 10 डी बी बाई डी टी प्लस 0.3010। ए एंड बी कैन रिस्पेक्टिवली बी। मतलब तुमको बस सीधे ए एंड बी या फिर एक्स एंड वाई, अच्छा सॉरी सॉरी, एक्स एंड वाई, ठीक है? एक्स और वाई का, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ए एंड बी ही बताना है कि कौन होगा, ठीक है? ए और बी के बारे में ही बताना है कि क्या होगा। समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन क्या है? बस बनाओ, एक बार ट्राई करो। बिल्कुल, हाँ सही है, सी होगा ऑप्शन, और log 2 ही लेना है उसको। बस थोड़ा सा log का प्रॉपर्टी लगाना था, है ना? देखो क्या किए, log माइनस डी ए बाई डी टी बेस 10 इक्वल्स टू log डी बी बाई डी टी बेस 10 प्लस इसको log 2 लिख दिए। अब log का प्रॉपर्टी होता है कि log ए प्लस log बी इक्वल्स टू log ऑफ ए बी होता है ना? तो यही प्रॉपर्टी को लगा देंगे। क्या होगा फिर यहाँ पर? ये बन जाएगा log ऑफ बेस 10 2 टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ डी, 2 टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ डी वी बाई डी टी। तो यानी अगर हम log को हटा दें तो क्या आ रहा है? माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 2 टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ डी वी बाई डी टी। तो इस 2 को तो यहाँ से हटा के हम यहाँ ले आए। अब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गया। तो अगर इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखें तो मेरे पास एक बेसिक रिएक्शन क्या दिख रहा है हमको? यही दिख रहा है, 2a गोज टू b। इस इक्वेशन के लिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा। तो बस एक रिएक्शन हमको पिक करना था जिसमें कि 2a गोज टू b आए। नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन क्या होगा? ब्यूटेन क्या होता है? C4H10। नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन कोई भी चेंज नहीं हुआ, 1 ही है। ये रिएक्शन नहीं होगा। C2H2 से C6H6
3 टाइम्स सॉरी यहाँ पर 3 टाइम्स C2H2 इक्वल टू C2H6, ठीक है। C2H4 गोज टू C4H8 है, तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर N2O4 गोज टू 2 टाइम्स NO2। बस एक यही वाला मैच किया तो ऑप्शन सी होगा आंसर। क्लियर हुआ? वैसे बना ही लिए हो तुम लोग मैक्सिमम लोग ना। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाए होंगे। हाँ जी, वैसे पिछले प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन बचा है मेरे पास, मिल नहीं रहा। ये एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अच्छा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो किस फॉर्मूला से बनेगा? मतलब कौन से थ्योरी से बनेगा ये बताओ। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? तो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कौन से फॉर्मूला से बनेगा या किस थ्योरी से बनेगा? हाँ, तो वही फॉर्मूला वही है, लेकिन उस थ्योरी का नाम क्या है? हाँ, आर्रेनियस कंसेप्ट है वो। क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाता होगा कि किस फॉर्मूला का यूज करना है ना। ऐसा ही थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल के मैक्सिमम क्वेश्चन में ये चीज मिलेगा। अच्छा, किसी को सॉलिड स्टेट में कोई दिक्कत है? हेलो, तो क्वेश्चंस भेज दिया करो ग्रुप में, या फिर हमको पर्सनली भी भेज सकते हो, हम बना के भेज देंगे। अब बना के क्या भेजेंगे? पूछोगे तो अच्छे से बता देंगे। यहाँ पे बैठ के नहीं बता सकते अभी जब तक लॉकडाउन है। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला वगैरह तो बता ही दियो, बस कैलकुलेशन करना है। देखो, ज्यादा फॉर्मूलाज याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला याद करोगे ना जितना, उतना दिक्कत होगा। एक बेसिक फॉर्मूला जो आर्रेनियस इक्वेशन है वही याद रखना, बाकी आगे कैसे प्रोसीड करना है वो तो डेरिवेशन से याद होगा ही। हम बता देते हैं, k इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ये अपॉन आर टी, यही फॉर्मूला है। तो हमको करना क्या है, k1 लिखेंगे, k1 इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ये अपॉन आर टी वन, k2 इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ये अपॉन आर टी। हम क्यों बोल रहे हैं सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूला में काफी सारे वेरिएबल्स हैं, k है, a है, E1 और T, 4 वेरिएबल्स है, किसी को भी चेंज कर सकता है। अब हर बार ऐसा नहीं हो कि एक कैंसिल हो जाएगा, कुछ रिएक्शन कितना, हाँ 165.4 में सही है। तो थोड़ा कैलकुलेशन सही से करना चाहिए, क्योंकि इस बार डेसिमल में भी दे रहा है ना क्वेश्चन। हाँ, क्या 97 अब लाने के लिए स्कोर कितना चाहिए होगा? इस बार 300 का कर दिया ना पेपर, अपने टाइम में 360 का था, और 97 लाने के लिए तो काफी मेहनत लगेगा जी। 97 लाने के लिए कम से कम 165 के ऊपर ही लाना होगा। 165 प्लस, क्योंकि 360, 360 में 165 प्लस, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव वगैरह भी हटा दिया है, तो बच्चे तुक्के उक्के भी बहुत ज्यादा मारेंगे। हाँ 150 काफी है। 97 तक का क्यों सोच रहे हो जी? हमको तुम्हारा ज्यादा लग रहा है, ज्यादा आ जाएगा।
अगर ऐसा जैसा केमिस्ट्री है वैसा ही बाकी दोनों सब्जेक्ट है तो काफी याद आएगा तुम्हारा। तो सब होता है, सब होता है, सब होता है। चलो जी, इसका एलन लेके कर लेते हैं, ठीक है। नर्वस नहीं होना है, क्योंकि देखो क्या दिक्कत है ना, एक तो अभी ड्रॉप ईयर है तो थोड़ा और ज्यादा नर्वसनेस होगा कि भाई लास्ट चांस है। लेकिन जरा सोचो, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है ना सब कुछ, हालांकि लाइफ है। ठीक है, देखते हैं पहले ही। ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, जब इसका एल एन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस ये अपॉन आर टी वन, और अपॉन के टू था तो ये प्लस हो जाएगा, ये आएगा, यानी यहाँ आएगा ये अपॉन आर कॉमन में आएगा, वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन, यही आएगा ना। के वन अपॉन के टू नहीं कैंसिल हुआ, पॉजिटिव दिया, एल एन लिया, हाँ ठीक है, यही आएगा। अब बस वैल्यू पुट करना है और आंसर आएगा, ठीक है। चलो जी, अब कौन क्या बोल रहे थे, नर्वस हो जाते हैं। देखो हम बताते हैं, तुम्हारा मतलब जो सबसे ज्यादा कॉमन एक दिक्कत होता है ना, वो ये होता है कि बच्चे एग्जाम के टाइम में ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, घर में बनाते ही नहीं जाते हैं। घर में क्या करते हैं ना, ये क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन है बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको नहीं बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन है बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये भी नहीं बनाएंगे, बनाएंगे फिर कौन सा क्वेश्चन। तो इससे बेटर है कि जैसे अभी कर रहे हो कि सारा क्वेश्चन बना रहे हैं वैसे बनाओ, उससे काफी प्रॉफिट होगा। और बाकी कैलकुलेशन अभी तो कैलकुलेटर से कर रहे होगे, है ना, बगल में कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेशन कर रहे होगे, यही होगा ना। हाँ। अच्छा, मतलब कैलकुलेटर यूज नहीं किए थे। देखो कैलकुलेटर यूज नहीं करना अभी, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो जितना हो सके कैलकुलेशन पर ही ज्यादा मिस्टेक होता है, ठीक है। मेरा खुद का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिस्टेक हुआ था, एडवांस में मेरा 12 मार्क्स का गलती हुआ था कैलकुलेशन के कारण, और 12 मार्क्स में बहुत रैंक डिफ्लेक्ट करता है, तो लगभग रख लो कि 2000 रैंक के आसपास डिफ्लेक्ट कर जाता है 12 मार्क्स। तो ठीक है, अपना टाइम में गलती कर दी। देखो बस छोटा छोटा चीज पर ही ध्यान देना है कि क्वेश्चन बना, उतना नर्वस होने का जरूरत है नहीं, बन जाएगा क्वेश्चन। और बाकी पिछले बार कितना परसेंटाइल आया था बता, 89, फिर भी काफी तेज है। मतलब अगर यही देखो 97 अगर आ गया ना तो अच्छा खासा एनआईटी मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, और इस बार जो जनवरी वाला 95 था ना, देखो उससे तो तुम्हारा एनआईटी तो पक्का हो ही गया होगा। अरे देखो हम बता रहे हैं, एनआईटी में मेरी एक दोस्त है, उसका 95 परसेंटाइल था, उसका एनआईटी हो गया है, इसका मतलब तुम्हारा भी एनआईटी हो ही जाएगा। जमशेदपुर, जमशेदपुर में ही हो सकता है क्योंकि उसका 50% कोटा है ना। क्या 50% कोटा है झारखंड का, ये बात पता है। हाँ। हम्म। तो होम स्टेट का कोटा 50% है, तो उससे तुमको एनआईटी जमशेदपुर में तो मिल जाएगा, ब्रांच अच्छा नहीं मिलेगा 95 में, लेकिन 98 अगर हो गया ना तब तो बहुत अच्छा है, सीएस भी मिल जाएगा जमशेदपुर में। बाकी ट्राई करो, हमको तो लग रहा है काफी अच्छा होगा, जिस हिसाब से केमिस्ट्री उस हिसाब से अगर बाकी सब्जेक्ट रहा तो बहुत अच्छा एडवांस भी हो सकता है। ट्राई करो, सही है। और बाकी और कौन कौन क्वेश्चंस बना रहा था, एक लड़का भी बना रहा था अभी, क्या नाम था, नाम निकेत, अनिकेत बना रहा था। अनिकेत है, या अभी भी जो वो फॉर्मूला बताया था। अनिकेत, या फिर जो लड़का भी फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला वाला, तो फॉर्मूला तुम्हारा कितना आया था परसेंटाइल। 97.4 जनवरी मैरिज, तो तुम्हारा तो एकदम एनआईटी तो पक्का है, तो ट्राई करो ना कि जैसे कि उसको 98 से ऊपर लेकर जाओ, क्योंकि 98 से ऊपर आएगा ना तो सीएस मिलने का चांस है। मेरे दोस्त का 98.9 आया था, उसको सीएस मिला है जमशेदपुर में। तो अगर 98.5 भी रहेगा तो हमको लगता है मिल जाएगा सीएस, क्योंकि 98.5 मतलब लगभग 20,000 रैंक, 20,000 रैंक में सीएस मिल सकता है, ट्राई करो। तो ये तुम्हारा ड्रॉप ईयर है कि करंट ईयर है।
ड्रॉप ईयर है ना, तो तुम लोग पर तो बहुत ज्यादा प्रेशर है जी। जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वैसे ही करते रहो, बन जाएगा। और ये मत सोचना कि 97 आ गया है तो बहुत चिल है एकदम कि रैंक आ गया, कोई ना कोई जगह में एडमिशन मिल ही जाएगा। वैसा नहीं होता जी, ठीक है। मतलब ट्राई करना जितना अच्छा हो सके। और बाकी क्या नाम था, रितिका, उसको तो और ज्यादा ट्राई करना, हमको तो उसका काफी अच्छा दिख रहा है, काफी क्वेश्चन बन जा रहा है उससे। अच्छा, हम कुछ हार्ड क्वेश्चन अगर लेकर आएंगे तो ट्राई करना है, मतलब एडवांस लेवल से थोड़ा नीचे, लेकिन मेन से काफी ऊपर रहेगा वो, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन सारा तो नहीं करा सकते हम, एक काम करेंगे, देखो मेंस से आ जाएगा, उसके बाद हमको लगता है लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाएगा, तो हम सारा क्वेश्चन सब ना तुम लोग को भेज दिया करेंगे, जो भी हार्ड हार्ड लगेगा हमको। बनेगा तो बनाना अच्छे से, नहीं बनेगा तो हम तो समझा देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री देख लेना, बाकी फिजिक्स वगैरह में कोई दिक्कत होगा तो पीएच से नहीं, ठीक है। क्लास खत्म कर रहे हैं। नहीं हुआ अभी टाइम है, देखिए मेरे पास और आधा घंटा है अभी, तब तो काफी क्वेश्चन होगा मेरे पास, देखते हैं। चलो हार्ड वाला निकालते हैं, 160। अच्छा, एक हार्ड वाला तो नहीं, लेकिन देखो कितने बच्चे हैं वो देखिए पहले, कोई कम है ना, तो देखो हम सब क्वेश्चन बताएंगे नहीं। एक ये डेटा वाला क्वेश्चन याद है कैसे बनता है, दिख रहा है? ऐसा जो डेटा दिया हुआ रहता था एनसीईआरटी में भी देखे होंगे, बना हुआ है, बनाया हुआ है कुछ, है ना, है ना, मतलब बनाए हुए होगे कि रेशियो ले लेते होगे कि कितना बड़ा, तो उस हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ये सब पता कर लेते होगे ना। तो मतलब ये सब क्वेश्चंस बनाए हुए हो, ये आसान क्वेश्चन था। चलो और देखते हैं। हम्म, किसका? कोई और कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड, हाँ उसका क्या? दे, देखो देखो देखो, कलर क्या होगा वो तो नहीं पूछेगा वो, लेकिन कलर क्यों होगा ये जरूर पूछेगा। देखो 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 हमको, देखो हमको जहां तक याद है क्वेश्चन में जो पूछेगा, अगर डायरेक्ट कलर पूछ रहा है तब तो वो गलत कर रहा है। ऐसे कलर कितना सारा का याद रखेंगे, क्वेश्चन में जनरली पूछता है कि किसी कंपाउंड का कलर क्यों आ रहा है, ठीक है। जैसे एक सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन तुम लोग पढ़े होगे कि किस क्या कहते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या किसी के कारण कलर आता है, आता है। NaCl का क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के ऊपर क्लोरीन का गैस पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, सॉरी मतलब सोडियम को एक्सट्रैक्ट करता है, Na+ रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। बस थ्योरी, हम लोग को सिर्फ थ्योरीज पढ़ना है। इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है कि तुमसे कलर डायरेक्टली पूछेगा। जैसे इस बार मेंस दिए होंगे, इस बार का नहीं, प्रीवियस ईयर मेंस का बात करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर मेंस में हर पेपर में 5 या 6 क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा था जो कि था ही नहीं, एनसीईआरटी के बुक के अंदर का क्वेश्चन था। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब चैप्टर का क्वेश्चन था। बायोकेमिस्ट्री, ये सब चैप्टर का क्वेश्चन था। तो उस, है ना, इस बार तो पता नहीं क्या क्या पूछ दिया, बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर डायरेक्ट पूछ दिया ना। हाँ तो मतलब ये सब चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, कारण यही है कि पिछले बार तक में 1 या 2 पेपर बनाना पड़ता था, हाँ क्वेश्चन काफी ज्यादा बनाना पड़ रहा है। तो देख लो, डायरेक्ट कलर नहीं पूछ सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट कलर पूछ रहा है, और अगर वैसा आएगा भी तो 30 में से एक क्वेश्चन वैसा होता है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं यार, क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा मिल नहीं रहा हमको, प्रिपेयर करके लाना चाहिए था, हमको नहीं पता था कि 1.5 घंटे का क्लास है। अच्छा, तुम लोग के पास कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है तुम लोग के पास?
तो चलो देखते हैं ग्राफ वगैरह का क्वेश्चन। ये भी मेन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन, देखो एक ग्राफ दिया हुआ है, इसका स्लोप दिया हुआ है -4606, ये ln k है, ये टाइम है 1/t है, ठीक है। रेट कांस्टेंट यानी k की वैल्यू थी कितनी थी, रेट कांस्टेंट इक्वल टू 10⁻⁻5 सेकंड इनवर्स एट 400 केल्विन। तब बताना है 500 केल्विन में कितना होगा, k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट 500 केल्विन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ग्राफ दे दिया ln k वर्सेस 1/t का, स्लोप दे दिया उस ग्राफ का। अब k का वैल्यू दे दिया 10⁻⁻5 है 400 केल्विन में, तो 500 केल्विन में k का वैल्यू क्या होगा ये बताना। ये बनाओ क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बना रहे हो इस क्वेश्चन को। हेलो, ये दो क्वेश्चन बनाओ, ये पहले ये दूसरा। पहला वाला बना, हेलो, बना रहा है कोई। अच्छा क्वेश्चन दिख नहीं रहा, देखो दिया हुआ, क्वालिटी ड्रॉप हुआ है, नेट कम हो गया। देखो ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप दिया हुआ है -4606, ठीक है। k का वैल्यू 10⁻⁻5 सेकंड इनवर्स है एट 400 केल्विन, और k का वैल्यू तुमको फाइंड करना है 500 केल्विन में कितना होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। अभी क्लियर है, देखो तो क्वेश्चन क्लियर आ रहा है। हेलो, सही है, बनाओ। देखो पहला वाला हम बताते हैं, ठीक है, वो आसान सा ही क्वेश्चन है, तुम लोग बना लोगे, हमको पता है। क्या दिया है, हमको पता है k इक्वल्स टू e⁻⁻a/rt। यहाँ वेरिएशन किसका है, ln k और t का, तो पहले हम यही चीज ले लेते हैं, ln k इक्वल्स टू -a/rt। तो अगर हम देख 10⁻⁴, देखो हमको आंसर पता नहीं है, हमको आंसर याद नहीं है, पता नहीं है, मतलब बुक में देखना होगा, तो बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था
क्वेश्चन नंबर 9। 10⁻⁻4 कितना है आंसर? सिर्फ 10⁻⁻4 है आंसर। तो देखते हैं, अभी देखो क्या दिया हुआ है, ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ है। तो ये ln k, ये 1/2, तो ये y इक्वल्स टू mx, इसी का ग्राफ हो गया है ना। तो यहाँ पर स्लोप कितना है? स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है 4606, माइनस है तो नेगेटिव होगा ही। तो -4606 किसके इक्वल होगा? ये अपॉन आर का। तो यहाँ से ये का अपॉन वैल्यू कितना आया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू आया, ये नेगेटिव साइन हट जाएगा दोनों से, वो कितना आएगा? 4606 इंटू आर, यानी 4606 इंटू 8.314, ये जूल में आएगा। ठीक है, जूल पर किलो, जितना भी इसका यूनिट होगा जूल में आएगा। अब क्या होगा, तुमको फिर से इसी इक्वेशन का यूज करना है। क्या होगा, हमको k का वैल्यू निकालना है एट 500 केल्विन। ठीक है, वो इसके इक्वल होगा e टू द पावर a इंटू e टू द पावर होता है प्लस लॉग a। ठीक है, अब क्या होगा, देखो पहला इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, ln k1 ln k1 by k2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये अपॉन आर 1/c2 माइनस 1/c1, यही होता है ना। सीधे इक्वेशन लिखे, k1 का वैल्यू हमको पता है, k2 का वैल्यू 500 केल्विन में निकालना है, ये अपॉन आर का वैल्यू जो है वो डायरेक्ट यहां से हम यूज करेंगे 4606 इक्वल्स टू 1/t2 माइनस 1/t1। तो यहाँ पर क्या आएगा, ln 10 टू द पावर माइनस कितना दिया हुआ था, 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन k2 इक्वल्स टू ये अपॉन आर इज 4606 इंटू 1/t2 1/500 माइनस 1/400। ठीक है, सही लिख रहे हैं? हाँ ठीक है, 1/500 माइनस 1/400 कितना आएगा, एलसीएम ले लिए इसका, 500 इंटू 400, 400 माइनस 500, यानी एक नेगेटिव -100 आएगा। ये माइनस बाहर में ले आए, यहाँ पर 100, ये 100 से ये कैंसल, यानी ये आया -4606 अपॉन 2000। ठीक है, यानी -2.303 आया इसका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से ln k2 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 5 इक्वल्स टू 2.303 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है, ln 10 के इक्वल होता है ना, ये चीज दिखाई दे रहा है। ln k2 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 5 को ln 10 लीजिए, 2.303 जो होता है ln 10 के इक्वल होता है। तो यहाँ से k2 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 5 इक्वल्स टू 10, k2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4 ही आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, या यही आया था आंसर सेकंड वाले का 9, देखना पड़ेगा। ठीक है सर, नाइन आंसर सही है। देखो जी, एडवांस का भी क्वेश्चन तो बन ही रहा है तुमसे, हालांकि एडवांस लेवल था नहीं है ना, लेकिन फिर भी बन तो रहा है। बिना मतलब का प्रेशराइज मत हो जाएगा तुमसे। चलो देखते हैं, T1/8 और T1/10 निकालना है। तो यानी T1/8 क्या होगा, T1/8 के टाइम में A का जो वैल्यू होगा वो A0/8 बचेगा, सॉरी T1/8 मतलब 1/8 खत्म हुआ है ना, तो 7 टाइम्स A0/8 बचेगा ना, सही बोल रहे हैं। और T1/10 के टाइम में A की जो वैल्यू होगी वो 9 A0/10 बचेगा। तो पहले वाले का अगर लिखें तो K इंटू T1/8 इक्वल्स टू ln
ए नॉट अपॉन 7a0/8 इक्वल्स टू ln कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था? फर्स्ट ऑर्डर था, ठीक है। ln 8/7, ठीक है। और दूसरे वाले का लिखे k इंटू टी 1/10 इक्वल्स टू ln a0/9 a0/10 10/9। तो यहाँ से अगर हम रेशियो लें तो t 1/8 डिवाइडेड बाई t 1/10 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? ln 8/7 डिवाइडेड बाई ln 10/9 कितना आ रहा है? बस इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। ln 8/7 यही आंसर होगा। इसी तरीके से बनाया होगा ना? हम्म। हाँ तो मतलब यही ना, यही लियो। मतलब 1/8 मतलब होता है जब 1/8, 1/8 मतलब जो 1/8 पार्ट खत्म हो जाए, है ना? तो मतलब तुम a का वैल्यू a0/8 लेके सॉल्व किया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइम टेक्निक नहीं, तुम्हारा गलत है थोड़ा, वैसे नहीं होगा वो, क्योंकि t 1/8 का वैल्यू वही होता है ना जो टाइम 1/8 ऑफ द पार्ट खत्म होने के बाद। नहीं, ये गलत लिख दिया है, तब क्वेश्चन ही गलत है। तुम जो किए हो ना वो तो सही है, लेकिन जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है t 1/8 डिवाइडेड बाई t 1/10 ये जो है उसके हिसाब से आंसर ये आना चाहिए। और तुम जो बनाई हो और बुक में भी वही तरीके से बना दिया, वो ये है t 7/8 अपॉन t 9/10, ठीक है। क्योंकि t 1/8 का मतलब होता है जब 1/8 पार्ट उस रिएक्टेंट का खत्म हो गया है। वही जैसे t 3/4 का क्या मतलब होता है? जब 3/4 पार्ट खत्म हो जाए। t 1/2 का मतलब होता है t जब 1/2 पार्ट खत्म हो जाए। वैसे t 1/8 का मतलब होगा जब 1/8 ऑफ द रिएक्टेंट खत्म हो गया। समझ में आया? इसका मतलब तुम लोग जो सॉल्यूशन बनाया वो इसका है, इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का ही आंसर, मतलब कैलकुलेशन भी इसी क्वेश्चन का सही होगा। इसी क्वेश्चन का कैलकुलेशन सही करोगे तो 9 आएगा आंसर। इसका तो पता नहीं क्या आएगा आंसर, बुक में लगता है गलती दे दिया। ये सॉल्यूशन भी जो बनाया है वो तुम जैसे बोले उसी तरीके से बनाया है, जबकि आगे में लिख दिया है कि जो हम बता रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हुआ ना कि t 1/8 मतलब ऐसे लेना है जब 1/8 पार्ट खत्म हो जाए तो बचेगा कितना? t 7/8 मतलब 7a0/8 बचेगा। जब 1/10 पार्ट खत्म हो गया तो 9a0/10 इतना पार्ट बचेगा, तो उसको यहाँ पर यूज करना है। समझ में आया? सही है। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछा है। नहीं, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कि भी प्रीवियस ईयर मेंस के अलावा बाकी जो भी पूछा बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है इससे। अच्छा, ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन ये बता सकोगे ग्राफ देख के? ग्राफ बना रहे थे, इसको थोड़ा छुपा रहे हैं। यहाँ पर A0 है और यहाँ पर T यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन है।
ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? ग्राफ दिया हुआ है टी हाफ और ए नॉट के बीच में, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है ये बताना है। बताओ जी। वैसे ही दूसरा ये है, तीसरा ये है, पहला वाला जीरो ऑर्डर है, दूसरा वाला फर्स्ट ऑर्डर है, और तीसरा वाला समझ ही गए होंगे ऐसा, ये सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टी हाफ का जो तुम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े हो वो ये है ए नॉट बाई के। वैसे यहाँ पर टी हाफ का फॉर्मूला पढ़े हो ln2 बाई के, इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट होता है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 बाई ए नॉट इंटू के पढ़े होंगे। तो जनरल फॉर्मूला इसका याद है? नहीं भी याद है तो बना सकते हो। देखो के हर जगह नीचे में है ना, तो यानी समथिंग कुछ कांस्टेंट हम ए ले लेते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू ए नहीं ले सकते, कुछ कांस्टेंट k1 होगा, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू a टू द पावर 1 माइनस n अपॉन k। यहाँ k जो है वो इक्विलिब्रियम, ये रेट कांस्टेंट है, और ये कोई भी एक अदर कांस्टेंट, जैसे पहले वाले केस में 1 आया, दूसरे वाले केस में ln2 आया, तीसरे वाले केस में 1 आया। नीचे वाला k रेट कांस्टेंट है, ये जो a है ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। अब जरा फॉर्मूला में देख लो डाल के, 0 जब था तब 1 आया, ए नॉट का पावर आया, जब 1 था तो इंडिपेंडेंट हो गया, जब 2 था तो पावर नीचे आ गया, मतलब फॉर्मूला कंसिस्टेंट है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कल वाले क्वेश्चन में या फिर आज वाले क्वेश्चन में। क्या सुनाई नहीं दे रहा है, एक बार थोड़ा कस के बोलो, सही से बोलो। आयनिक कैरेक्टर निकालना था, हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा, हमको वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन तुम हमको व्हाट्सएप कर दोगे तो हम बता देंगे। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इस चैप्टर का काम क्वेश्चन था जी। अच्छा चलो फिर भी ठीक है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दो। हाँ मतलब किसी का भी क्वेश्चन था, ठीक है, भेजना आराम से। और देख, अच्छा थ्योरेटिकल कुछ अगर मिले तो क्या होगा। चलो जी, एक अलग टाइप का क्वेश्चन और देखो। ये वाला भी अलग क्वेश्चन है, ठीक है, देखना बनेगा तो। ऑक्सीडेशन ऑफ certain metal is found to obey the equation
ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना सही से? क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ मतलब पावर -1 होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1। हाँ देखो कैसे सॉल्व किए ए स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ अल्फा टी प्लस बीटा, तो 2 टाइम्स ए इंटू डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फा आया, फिर यहाँ सिंपली डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 2a। ये पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं होगा जी, एनी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अल्फा बाई 2a यानी अल्फा बाई 2a कंसेंट्रेशन ऑफ ए पावर इनवर्स। यहाँ पर हम क्यों बोले कि ए होगा, मतलब अल्फा कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं, नॉर्मल कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होता है और ये वाला टर्म जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज समझ में आया? ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सब हो गया। चलो इस ग्राफ का स्लोप बताना है, ठीक है। ये टेम्परेचर है, ये के है, रेट कांस्टेंट के है और ये टेम्परेचर है, इसका स्लोप बताना है तुमको एट एनी टेम्परेचर टी। किसी टेम्परेचर टी में किसी इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा वो बताना है। बना ये वाला क्वेश्चन, इसका स्लोप पता चला कितना होगा? हेलो हेलो, नहीं बना? देखो बता रहे, ठीक है। इक्वेशन क्या है, के इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, यही इक्वेशन है। तो अगर आपको इसका स्लोप लिखना है तो क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप होगा क्या, डी के बाई डी टी, यही नहीं इसका स्लोप होगा। तो बस इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी के बाई डी टी इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स इंटू क्या कहते हैं, अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो पहले कैसे 1/t का पहले तो इतना पार्ट तो कांस्टेंट है, माइनस ए अपॉन आर कांस्टेंट है, तो माइनस ए अपॉन आर बाहर आ गया इंटू 1/t का डिफ्रेंशिएशन -1/t स्क्वायर, बस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस टर्म को हम k लिख सकते हैं, k इंटू ए अपॉन आर इंटू 1/t स्क्वायर,
बस यही होगा इसका स्लोप। समझ में आया ये वाला? सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना था, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो जो वहां पर लिखे हैं, द टेम्परेचर कोफिशिएंट, हाँ 2 का पावर 9 होगा आंसर। मतलब वही है, 10 डिग्री राइज करेगा टेम्परेचर तो 2 टाइम्स रेट इंक्रीज करेगा, है ना। और वैसे अगर 20 डिग्री राइज करके टेम्परेचर तो 2 × 2, फिर 30 डिग्री किया तो 2 × 2 × 2, वैसे ही 100 डिग्री करेगा, मतलब 10 डिग्री राइज किया था। तो जब ये तब लेके चल रहे हैं जब 0 डिग्री सेल्सियस, अब जब 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 से 100 आने में 9 टाइम्स का डिफरेंस आया होगा, तो 2 to the power 9, है ना। ये छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन याद है? अगर एनसीईआरटी बुक है अभी तो चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन खोल के देखो, यहाँ पर होगा, क्या कहते हैं, हाँ मतलब एक्सरसाइज में नहीं होगा क्वेश्चन, बीच में जो एक ब्लॉक बना के 4-5 क्वेश्चन देता है ना, मतलब हाँ जहाँ पर ये खत्म हुआ होगा, थ्योरी खत्म हुआ होगा केमिकल काइनेटिक्स का, वहां पर देखो 5 क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आखिरी वाला क्वेश्चन देखना। खोले बुक? बुक खोले देखो ये केमिकल, हाँ अच्छा बुक नहीं है तो देखो उस क्वेश्चन में था क्या वो हम बताते हैं, ठीक है। उससे पूछ रहा था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कितना पार्टिकल्स के पास उतना एनर्जी है कि वो किसी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को ही बस याद रखना, E⁻⁻ ये क्वेश्चन भी सिर्फ एनसीईआरटी बुक में मिलेगा क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला का डेरिवेशन वगैरह नहीं कराया हुआ है, ठीक है। एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को, बस ये फॉर्मूला लगाना आंसर आ जाएगा। बाकी तो सब अब अच्छा कैटलिस्ट का थ्योरी याद है? क्योंकि जो एडवांस में पिछला 2-3 साल से पूछ रहा है कैटलिस्ट का थ्योरी, जैसे a catalyst participates in a chemical reaction initially but at the end of the reaction it regenerates, a catalyst stabilize activated complex, ये वाला समझ में आया ये पॉइंट? a catalyst stabilize activated complex, नहीं समझ में आया होगा ये पॉइंट। a catalyst में अरे कोई नहीं, ये सब थ्योरी बताना होगा, कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज, नहीं इसका पूरा थ्योरी बताना होगा, ठीक है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हम देखें कैटलिस्ट का क्वेश्चन पूछा है। बाकी सब क्वेश्चन तुम लोगों को करा दिए हैं जी इसका, और डीपीएस का फुल फॉर्म भी यहीं पर हमको लग रहा है सही बोले थे, डीपीएस का फुल फॉर्म अच्छा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड था, ठीक है, डिकम्पोजिशन है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, मतलब वही है। एक टी एवरेज का फॉर्मूला याद रखना, टी एवरेज इक्वल्स टू कितना था 1/t, ln 2/t½ था, यहाँ पर 1/t½ था, ठीक है, ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं सॉरी ln 2/t½ ln 2 × t½ था, सर टी एवरेज इक्वल्स टू t½ अपॉन ln 2, ये होगा, ठीक है। ठीक है t½ ln 2 और क्या क्या था, या फिर टी एवरेज इक्वल्स टू 1/λ, ये याद रखना, क्योंकि t½ इक्वल्स टू ln 2/λ होता है ना, तो 1/λ। चलो और क्या है,
बाकी सब तुम लोग को बता दीजिए इसमें, ठीक है। बाकी के इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये सब अभी नहीं बता सकते, उसके लिए पूरा थ्योरी बताना होगा। चलो ये चैप्टर खत्म। तो इसके बाद अब बताएंगे वही थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स बताएंगे, और उसके बाद इक्विलिब्रियम, थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम खत्म होगा, फिर तुम्हारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, उससे बेटर है कि पहले ये दोनों कर ले, इन दोनों में उसका काफी यूज आएगा, इन दोनों का यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, ठीक है।